बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज रिलेटेड टू द बायट-सावर्ट लॉ। तो आज के लेक्चर के अंदर जिस तरह कि हमने पहले डिस्कस किया था मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड जो लॉज हैं उनमें से जो सबसे पहला कानून है जो सबसे फंडामेंटल है और करंट और मैग्नेटिक फील्ड को जो रिलेट करता है दैट इज द बायट-सावर्ट लॉ और उसको पढ़ेंगे। दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू आवर course Electricity and Magnetism 2 PHY 402 BS Physics 4th semester evening spring 2021. So in the last lectures we have discussed about review of magnetic field, generation of magnetic field, governing laws for magnetic field and their resemblance with the electric laws. So similarly in respect of these laws we are going to discuss about the law about Biot-Savart law and resemblance with the Coulomb law हम discuss करेंगे and as well as we also discuss about the uh, their applications. तो आइए सबसे पहले हम बायट-सावर्ट लॉ की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ बायट-सावर्ट लॉ द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एलिमेंट dB is directly proportional to the current here. So this is directly proportional to the current and the element LDL is inversely proportional to the square of the distance between them, that is R. So the direction of magnetic field is always perpendicular to the plane of that. तो अगर आप देखें तो वी हैव द सेम पार्ट जैसा कि आपके पास कूलम लॉ में होता था कि मैग्नेटिक फील्ड जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट है यहाँ पे। तो दिस इज बेसिकली बी इज डी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई एंड सेकेंडली द डी बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/r²। तो ये वैसी ही सिचुएशंस हैं जैसी आपके पास कूलम्ब लॉ में होती थी। कूलम्ब लॉ भी इनवर्स के लॉ को फॉलो करता है, इसी तरह बायट-सावर्ट लॉ भी फॉलो करता है और उसके अंदर भी आपके पास ये सेम सिचुएशन जो है वो डेवलप होती है। सो इन दिस वे स्ट्रक्चर के हिसाब से देखा जाए तो आपके पास बायट-सावर्ट लॉ जो है दैट इज सिमिलर टू दी कूलम्स लॉ। होएवर इस सिचुएशन के अंदर देखा जाए तो यहाँ पे आपने एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट लिया हुआ है जिसकी जो पोजीशनिंग है वो पॉइंट एलिमेंट टाइप है और इसकी जो स्मॉलेस्ट लेंथ है उसमें जो करंट गुजर रहा है उसकी वजह से जो पैदा होने वाला मैग्नेटिक फील्ड है वो पॉइंट पी पे ऑब्जर्व किया जा रहा है और इस स्मॉल एलिमेंट लेंथ एलिमेंट से पी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है दैट इज द आर और इनके दरमियान जो एंगल बन रहा है दैट इज द थीटा। तो इसको जो अपेरेंट फेस करने वाला जो हिस्सा है हम अगर उसको देखें तो दिस एरिया एलिमेंट इज बेसिकली लाइन करंट एलिमेंट इज बेसिकली टेकन एज आईडीएस। तो उस हवाले से ये जो है ये वो वाला पॉइंट है जिसके अंदर आईडीएस जो आपके पास होगा करंट और लाइन एलिमेंट के प्रोडक्ट के बराबर है। तो उस हवाले से इसकी वजह से जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है इस पॉइंट पी पे तो आप बायट-सावर्ट लॉ यूज करते हुए इस पी पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला। तो द डी बी इज इक्वल टू दी 1/, अगर इन सारी चीज़ों को हम इकट्ठा करें तो आई जो है दैट इज रिप्लेस्ड बाय द वैल्यू ऑफ डी एस मल्टीप्लाई बाय द आर यूनिट वेक्टर। तो उस वाले से ये इसकी डायरेक्शन के मुताबिक इसकी डायरेक्शन निकल आएगी। तो इन दिस वे डी एस और ये आर स्क्वेयर है। तो अगर आप इस यूनिट वेक्टर की वैल्यू पुट करते हैं इस इक्वेशन के अंदर तो आप जानते हैं कि आर यूनिट वेक्टर जो है वो बराबर होता है आर यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर टोटल वेक्टर वैल्यू डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट। तो यहाँ पे इसकी मैग्नीट्यूड आ जाएगी तो इसको वैल्यू को पुट किया तो यहाँ पे आर आ गया आपके पास वेक्टर की फॉर्म में और ये मैग्नीट्यूड आ गई तो जो कि आर क्यूब बन जाएगा। और ये जो है डायरेक्ट साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करने के लिए म्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन 4 पाई का ऐड कर दिया हमने। तो ये एक आपके पास प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जो कि इक्वेशन के ट्रांसफॉर्म करने से आया है आपके पास और उस हवाले से आपके पास ये ये करंट की मौजूदगी है, ये आपके पास लाइन एलिमेंट है और ये आर स्क्वायर जो है ये वैल्यू आपके पास डेवलप हो रही है। तो उस वाले से अगर आप देखा जाए कि अगर आपके पास यहाँ पे जो पी की वैल्यू है उसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी तो अगर आप यहाँ पे देखें तो पी के अंदर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है और ये क्रॉस से शो की जाएगी जबकि आपके पास यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है दैट इज दी
आउटसाइड ऑफ द प्लेन और ये डॉट से शो की जा रही है। तो उस वाले से ये मैग्नेटिक फील्ड जो है दैट इज रोटेटिंग अकॉर्डिंग वायर ऑफ द करंट। तो उस वाले से ये जो म्यू नॉट है इट इज बेसिकली द परमेबिलिटी कांस्टेंट, और ये एग्जैक्टली क्या वैल्यू है इसकी 4 पाई इंटू 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पेयर। तो ये आपके पास क्या होगी वैल्यू है। तो ये यहाँ पे किस तरह से है एक्चुअली तौर पे दिस वैल्यू कैन बी कंप्यूटेड बाय यूजिंग द स्पीड ऑफ लाइट। तो ये 1/ε0 म्यू नॉट है। तो अगर आप गौर करें तो इलेक्ट्रिक पार्ट में म्यू आता था, मैग्नेटिक पार्ट के अंदर म्यू आता है। तो परमिटिविटी और परमेबिलिटी दोनों ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाती हैं। तो इसलिए इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन है वो टोटली तौर पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरफ हमें उसके सोल्यूशन की तरफ लेके जा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह कूलम्स लॉ काम करता है पॉइंट चार्जेस की तरह तरह के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड के हवाले से, उसी तरह से बायट-सैवर्ट लॉ भी पॉइंट करंट एलिमेंट्स के लिए काम करता है फॉर द मैग्नेटिक फील्ड। तो इस तरह से ये काम किया जा सकता है। तो हम ये निकालना चाहते हैं कि आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी क्या डायरेक्शन है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आप फाइंड करने के लिए बड़ा आसान तरीकाकार है। आप अपने हाथ राइट हैंड को यूज़ कर सकते हैं। आप करंट की डायरेक्शन के अंदर अपना करंट की डायरेक्शन के अंदर अपने थंब को रखें और अपनी फिंगर्स को कर्ल कर दें। तो जो आपकी जो फिंगर्स हैं जिस डायरेक्शन में कर्ल होंगी उस डायरेक्शन में आपका क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड होगा। So as you can see here, this is the way to get the direction of the magnetic field. आपके पास यहाँ पे थंब की डायरेक्शन टुवर्ड्स द करंट रखी गई है। तो जो फिंगर्स हैं वो जिस डायरेक्शन में कर्ल हो रही हैं उसी डायरेक्शन में आपके पास क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। इन द सेम वे इस डायरेक्शन के अंदर अपवर्ड थंब है तो इस डायरेक्शन के अंदर आपका मैग्नेटिक फील्ड इस साइड पे होगा। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हो रही है आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से सर्कुलरली तौर पे जनरेट हो रही है, विच शोज दैट दिस मैग्नेटिक फील्ड इज बेसिकली इनहोमोजेनियस और नॉन यूनिफॉर्म। ये वायर के करीब तो ज़्यादा है बट जैसे जैसे वायर से दूर जा रहे हैं तो इसके अंदर कमज़ोर ये कमी वाक़या हो रही है, इसकी स्ट्रेंथ वीक हो रही है। तो ड्यू टू दिस रीज़न दिस इज द नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। Similarly, we can also apply this formula on this diagram based question. इस डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन के अंदर आप फाइंड कर सकते हैं कि आपके पास टोटल उन्होंने 5 वायर्स दी हैं। तो बताएं विच ड्राइंग बिलो शोज द करेक्ट डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट पी। तो पी पॉइंट है जी आपके पास और आपने बताना है कि किस पॉइंट के ऊपर जो है आपके पास मैग्नेटिक फील्ड जो है वो दुरुस्त है। तो ये आपने सिंपल राइट हैंड रूल वाले तरीके से अप्लाई कीजिएगा। आपने मुझे बताना है क्लास के बाद सोच के अच्छे तरीके से कि किस डायरेक्शन के अंदर पी की पॉइंट की जो आपको मैग्नेटिक फील्ड है वो दुरुस्त बताई जा रही है। होएवर किसी किस्म की बात समझ ना लगे तो फिर आप लाजमी पूछिएगा। सिमिलरली हम इसी तरह से बायट-सैवर्ट लॉ को अप्लाई कर सकते हैं और लॉन्ग स्ट्रेट वायर के ज़रिए से और इसको यूज़ किया जा सकता है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर जस्ट आपके पास एक वायर है जिसका लेंथ आपने एक पॉइंट पे नोट कर लिया कि दिस इज दी लाइन एलिमेंट और ये आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, दिस इज पी। और इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी और इस लाइन एलिमेंट से जो डिस्टेंस है दैट इज दी आर पोजीशन वेक्टर। और इसका जो मिनिमम डिस्टेंस या परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दिस इज दी आर। और इस आर से उस तक का जो डिस्टेंस है दैट इज दी एस। तो उस वाले से आप आर को डिफाइन कर सकते हैं। इट इज बेसिक पैथागोरस थ्योरम के जरिए से एस स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो इस वाले से यहाँ पे हमने आर की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। इस करंट एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है उसकी वैल्यू को आप इजीली बायट-सैवर्ट लॉ के जरिए से कंप्यूट कर सकते हैं। यू अप्लाई द सेम फार्मूला डी इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर आई आई डी एस क्रॉस आर। तो आपको ये नहीं पता कि डी एस जो है वो ये एलिमेंट है और क्रॉस आर जो है दैट इज बेसिकली दी लाइन एलिमेंट करंट एलिमेंट। तो उस हवाले से आपके पास क्या होगा जी इनका क्रॉस वर्ड लेना होगा। तो उस हवाले से आपके पास यहाँ पे वैल्यू जो है इजीली आप कंप्यूट कर सकते हैं। तो उस वाले से b इज इक्वल टू 2 इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी डी बी बिकॉज दिस इज दी लॉन्ग इन्फिनिट वायर इसलिए उनकी जो लेंथ ली गई है वो भी आपके पास इन्फिनिट टाइप होगी म्यू नॉट आई 2 पाई।
और इसका अगर आप क्रॉसवर्ड ओपन करें तो डी एस आर साइन थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर हो जाएगा। तो उस वाले से इसकी जो मैग्नीट्यूड आ जाएगी वो आर साइन थीटा डी एस हो जाएगी। तो दिस इज दी आर की, ये आर की वैल्यू है जी, और ये आर साइन थीटा इज इक्वल टू किसके के बराबर आ जाएगा, आर के ऊपर। सो इंटीग्रल इक्वेशन कैन बी बिकम्स एज म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई 0 से इन्फिनिटी आर डी एस आर स्क्र प्लस एस स्क्र √3/2। आप इस इंटीग्रल को पहले भी सॉल्व कर चुके हैं जब हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स वगैरह के लिए कंप्यूट की थी चीज़ें, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए की थी। तो वही वाले फार्मूले को यूज़ करते हुए आपके पास ये वैल्यू निकल आती है, और इसी को यूज़ करते हुए हमने क्या किया, म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर, तो उस वाले से आपके पास ये वैल्यू आ गई है। और इस वैल्यू से आपने कंप्यूट किया है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर के हिसाब से है। और आपका जैसे जैसे रेडियस बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक फील्ड, और वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपकी वीक होती जा रही है। तो इस तरह से आप इस बायट-सावर्ट लॉ को अप्लाई करते हुए ये कंप्यूट कर सकते हैं कि किसी भी स्ट्रेट लॉन्ग वायर एरिया जिसमें लाइन एलिमेंट अवेलेबल है, या लाइन एलिमेंट के ज़रिए से पैदा होने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू कितनी है और किस तरह से उसको हम ट्रैक कर सकते हैं। सो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे कि एम्पेयर लॉ क्या है और इसकी एप्लीकेशन कैसे फाइंड आउट की जा सकती हैं, और उसके मुताबिक इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन को बढ़ाएंगे आगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। फिर भी किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन, कोई डिस्कशन हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं जूम मीटिंग, व्हाट्सएप ग्रुप और यूट्यूब कमेंट सेक्शन के जरिए से। जी अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़।